नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। संसद का शीतकालीन सत्र कल से 29 दिसंबर तक चलेगा सेशन। 17 कार्य दिवस में अहम विधेयकों को पारित कराने पर होगा सरकार का जोर। शीतकालीन सत्र से पहले बैठकों का दौर। लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। नियमों के तहत उठाए मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार सरकार। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना होनी चाहिए प्राथमिकता। एनएसए अजित डोभाल ने मध्य एशिया के अपने समकक्षों के साथ की बैठक। आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर की चर्चा। वित्त वर्ष 2022-23 में 6.9% रहेगी भारत की जीडीपी विकास दर। विश्व बैंक ने जताया अनुमान। अर्थशास्त्रियों ने बताया अच्छा संकेत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इस दौरान सरकार की ओर से कई विधायी कामकाज निपटाए जाने की तैयारी है। ये 17वीं लोकसभा का 10वां और राज्यसभा का 258वां सत्र होगा। सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 नए विधेयकों की सूची जारी की है, जिसमें बहुराज्यीय सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित विधेयक शामिल हैं। विधायी काम के साथ ही इस दौरान अलग अलग मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सरकारी पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। दोनों सदनों में 9 और 23 दिसंबर को गैर सरकारी बिल पेश होंगे, जबकि 16 और 29 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बुलाई गई बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सभी दलों ने अपनी अपनी बातें रखी। तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण बिल पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो सत्र को सफल बनाएं, सार्थक चर्चा हो। नहीं, विपक्ष को हमने अपील की है कि इस सेशन को प्रोडक्टिव बनावें, उत्पादकता भी बढ़े, पूरी चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हुई है। G20 की प्रेसिडेंसी भी देश को मिली है। इस समय इकोनॉमी में भी बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है। आप चर्चा करिए ना, 5G का इशू भी है। चर्चा करेंगे तो पॉजिटिव चर्चा भी संसद के थ्रू देश के नागरिकों को पता चलेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, चीन से लगी सीमा की स्थिति, कॉलेजियम के मुद्दे से जुड़ा विषय, केंद्र राज्य संबंध, संघीय ढांचे का विषय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण पर अदालती फैसले समेत कुछ दूसरे मुद्दों को उठाने और चर्चा कराने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है। संसद सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, बीजेपी, आप समेत 31 दलों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने विभिन्न दलों के सदन के नेताओं के साथ सत्र में उठाए जाने वाले विषयों के बारे में विस्तृत चर्चा की है और उन्हें प्रारंभ में ही बता दिया कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से नियमों के तहत उनके उठाए मुद्दों पर चर्चा कराने को सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम नियमों के तहत चर्चा कराने को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। ये रूल एंड प्रोसीजर से, अनुमति से और स्पीकर से, चेयरमैन से अनुमति से हम किसी भी मुद्दे पर क्यों ना हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ सुझाव उन लोगों के तरफ से, अपोजिशन तरफ से आए हुए हैं, हमने नोट किया है। बीएसी में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे, उसके ऊपर चर्चा होगा।
बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चर्चा के लिए पर्याप्त समय देकर सरकार को सदन में कामकाज का माहौल तैयार करना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर को समाप्त होगा और इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। मुद्दा ही मुद्दा है। सरकार अगर चाहे तो हिंदुस्तान के लोगों को जवाब देने के लिए काफी सारे मुद्दे बचे हुए हैं। बेरोजगारी से लेकर महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। और आइए सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं जो कि हमें संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी जानकारी देंगे। अमरेंद्र, 17 बैठकों वाला ये शीतकालीन सत्र कितना महत्वपूर्ण है और जो मुद्दे विपक्ष गिना रहा है, हालांकि सरकार की ओर से भी अपील की गई है कि माहौल अच्छा रहे और कामकाज जो है सुचारू चले, यहां तक कि चर्चा कराने की भी बात की गई, तो इस बार के सत्र को लेकर क्या कयास? देखिए अमृता, जिस तरह की तस्वीर जनता देखना चाहती है, सरकार लगातार ये कहती आई कि इस बार के शीतकालीन सत्र में पूरी तरह से चर्चा पर ध्यान दिया जाएगा, जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाएगी, जिसके लिए जो कल का सत्र है 7 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए आज दिन भर कई बैठकों का दौर चलता रहा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सुबह सुबह तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने उस मीटिंग में भाग लिया, जिसमें 31 दलों के सांसदों ने भाग लिया और एक ही बात रही कि किस तरह से जो सत्र है न सिर्फ प्रोडक्टिविटी के साथ पूरा हो बल्कि जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा हो। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो बैठक जो हुई है, उसमें संसदीय दल ने जो तय किया है कि 16 अहम विधेयक जो लिस्टेड हैं वो पेश किए जाने हैं। इसके अलावा 7 अहम विधेयक हैं जो कि मॉनसून सत्र के पेंडिंग थे, उस पर भी चर्चा की जानी है। जिस तरह से मॉनसून सत्र की प्रोडक्टिविटी जो लोकसभा की 48% रही और राज्यसभा की तकरीबन 44% रही, तो इस बार यह मकसद है कि किसी तरह जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। लगातार बैठक हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और इसके अलावा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कई बैठकें की और शाम को एक अहम बैठक हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, उनकी हर सुझाव को सुना है हमने और हम उस पे चाहते हैं कि वो हमसे चर्चा करें, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को अपनी आवाज दें, जिससे जनता में सही विपक्ष की तस्वीर दे। इसके अलावा मैं बता दूं कि लगातार कांग्रेस सहित विभिन्न जो संकेत दिख रहे हैं और सरकार की भी कोशिश है कि सत्र सुचारू चले, चर्चा भी हो लेकिन नियम कायदे कानून के साथ। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि वित्तीय सहायता आतंकवाद की जड़ है और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने मध्य एशिया को भारत का विस्तारित पड़ोसी करार देते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अजय डोभाल ने प्रमुख आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक समान ढांचा विकसित करने के मकसद से मध्य एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध मध्य एशिया के लिए हमारे हित एक से हैं। बैठक में अजय डोभाल ने आतंकवाद की चुनौती, अफगानिस्तान की स्थिति और क्षेत्रीय संपर्क परियोजना के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे लेकर सभी चिंतित हैं। भारत मध्य एशिया बैठक में अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया गया। India's concerns and objectives with regard to immediate priorities and the way forward are similar to those of many of us around the table. The persistence of terrorist networks in the region, including in Afghanistan, is also a matter of deep concern. Financing is the lifeblood of terrorism, and countering terror financing should be an equal priority for all of us. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा हालात का जायजा लिया गया। बैठक में मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में हाल के महीनों में हिंसा की तमाम घटनाएं हुई हैं जिनमें निर्दोष असैन्य नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों पर हमला
और सीमा पार से घुसपैठ का प्रयास शामिल है। लश्कर तैयबा से जुड़े द रेजिडेंस फ्रंट की ओर से कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर हमले करने की धमकी के बाद हुई ये बैठक काफी अहम है। पिछले दिनों कश्मीर घाटी में आतंकियों ने कई टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया था। गुजरात विधानसभा के लिए 182 सीटों पर हुए मतदान में करीब 65% वोटिंग हुई। हालांकि ये पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम है। 1 दिसंबर को पहले चरण के चुनाव में 89 विधानसभा सीट पर मतदान हुआ था, जिसमें 63.31% मतदान दर्ज किया गया। वहीं दूसरे और अंतिम चरण में कल 93 सीट पर वोटिंग हुई, जिसमें 65.22% मतदान हुआ। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीट हैं। 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 68.41% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के मतों की गिनती की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल को होने वाली मतगणना के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 20 कंपनियां और 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को केंद्रों पर तैनात किया गया। मतगणना केंद्र शास्त्री पार्क, यमुना विहार, मयूर विहार, नंदनगरी, द्वारका, ओखला, मंगोलपुरी, पीतमपुरा, अलीपुर और मॉडल टाउन में स्थित है। दिल्ली में 4 दिसंबर को हुए चुनाव में 50.48% मतदान दर्ज हुआ। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड हैं और इस चुनाव में 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस विश्व का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने लिवर उपचार के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के 8वें दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह विश्व का एकमात्र संस्थान है जिसने लीवर के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठा बनाई। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में शिक्षा, शोध और उपचार तीनों का समागम मिलता है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत का नौजवान अपनी बौद्धिक क्षमता से नए नए शोध कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लिवर ट्रांसप्लांट आज देश में गंभीर समस्या है। देश में 2 लाख से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज प्रतीक्षा सूची में हैं। लिहाजा अंगदान के लिए प्रेरित करना समाज का कर्तव्य है। कि हमें इन बदलते स्वरूपों के अंदर बदलती बीमारियों के संक्रमण के कारण हमारी रिसर्च को, हमारे नए इनोवेशन को हमें उसी तरीके से तेजी से काम करना पड़ेगा। मुझे खुशी है भारत का नौजवान जो बौद्धिक क्षमता से नए इनोवेशन, नए रिसर्च के अंदर भारत में भी, दुनिया के अंदर भी काम कर रहा है और एक बेहतर इनोवेशन रिसर्च के माध्यम से उन चुनौतियों का समाधान भी दे रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति निवास में भारतीय राजस्व सेवा के 75वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं से मुलाकात की। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शिरमल इलाके में सुरक्षा बलों ने एक एलईडी जैसा पदार्थ बरामद किया है जिसमें बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिखाई। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला से मुलाकात की। इस दौरान सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के भारत में शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता के क्षेत्रों में कामकाज पर विचार विमर्श किया गया। फिच रेटिंग्स एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा। एजेंसी के मुताबिक भारत इस साल उभरते बाजारों में सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाला देश हो सकता है।
भारत का ताप बिजली उत्पादन इस वर्ष नवंबर में 16.28% बढ़कर 8,767 करोड़ यूनिट पर पहुंच गया। इसके अलावा नवंबर 2022 में देश में कुल ऊर्जा उत्पादन सालाना आधार पर 14.63% से बढ़कर 11,803 करोड़ यूनिट हो गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दर्शनार्थियों को 20 दिसंबर से सुरक्षा कारणों से परिसर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कई अन्य फैसले भी मंदिर प्रबंधन की ओर से लिए गए। विमानन क्षेत्र के निकाय IATA का मानना है कि वैश्विक एयरलाइंस उद्योग को वर्ष 2022 में 6.9 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये 9.7 अरब डॉलर के पिछले अनुमान से काफी कम है। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी दंड संहिता में बहुप्रतीक्षित और विवादास्पद संशोधन को पारित कर दिया है, जिसके तहत विवाहेतर यौन संबंध दंडनीय अपराध है। ये देश के नागरिकों और विदेशियों पर समान रूप से लागू होगा। रणजी ट्रॉफी के दौरान भारतीय क्रिकेट में एक नई पहल की शुरुआत होगी, जब 3 महिला अंपायर वृंदा राठी, जननी नारायण और गायत्री वेणुगोपालन अंपायरिंग करती नजर आएंगी। रणजी ट्रॉफी 13 दिसंबर से शुरू हो रही है। और इसी के साथ आइए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, नजर राज्यों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का अनावरण करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान के झालावाड़ से गुजरी। इस दौरान कई नेता पदयात्रा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने आज ध्वनिमत से 33,700 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पास कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की $5 ट्रिलियन की इकॉनमी के लिए उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान होमगार्ड के जवानों ने कर्तव्यनिष्ठ योद्धा की भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महिला सूचना सहायक प्रतिभा कमल और डिस्कॉम के डबल AO दीपक गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान 22 लाख रुपए नकद, सोने के आभूषण, BMW सहित 6 कार मिली। कुछ और अहम खबरें। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। पिछले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 8.7% रही थी। चालू वित्त वर्ष में दूसरी जुलाई सितंबर की तिमाही में अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ी है। विश्व बैंक ने भारत से संबंधित अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन की घटनाओं का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि विश्व बैंक ने भरोसा जताया कि सरकार
चालू वित्त वर्ष में 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। विश्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई 7.1% पर रहेगी। भारत आए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर अंगस्टे तानो कुआमी का कहना है कि भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए। Direct benefits transfer that provide support to the vulnerable, to low-income households, so they can contribute to consumption. And India has put in place the PLI, which will provide incentives to firms to invest. And we're seeing also some positive news on foreign direct investment side. Although there is space for growth, FDI have done quite well. So overall, and I should add that India also has a very good level of foreign exchange reserves. वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उठाए गए सभी कदम भारत को वैश्विक विपरीत दिशा में नेगेटिव करने में मदद कर रहे हैं। जो सारे चैलेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, वो इंडियन इकोनॉमी है रेजिलिएंट, और लास्ट 10 इयर्स के जो पॉलिसीज एंड इन प्लेस जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने डाले हैं वो उन्होंने हेल्प करा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमले में कई आम नागरिकों की मौत हुई। रूस ने उसके एक क्षेत्र में 2 सैन्य हवाई अड्डों पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमले किए जाने का आरोप लगाने के बाद ये कार्रवाई की है। रूस में इस अप्रत्याशित हमले के बाद 9 महीने से जारी युद्ध के और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। यूक्रेन की वायु सेना के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने ताजा हमले में करीब 70 मिसाइल दागे, जिसमें से 60 से अधिक को गिरा दिया गया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया के उस पुल पर मर्सिडीज चलाई जिसे यूक्रेन की सेना ने अक्टूबर में ब्लास्ट कर दिया था। पुतिन के साथ उप प्रधानमंत्री मराट सुखनिन भी कार में थे। ब्लास्ट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस प्रोजेक्ट पर खासा नुकसान हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने इस पुल का निरीक्षण भी किया था। क्रीमिया का ये पुल यूरोप का सबसे लंबा पुल है। देश आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद भवन में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्र की अनुकरणीय सेवा के लिए डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष ने लाखों लोगों में आशा का संचार किया। उनके प्रयासों ने भारत को एक ऐसा व्यापक संविधान प्रदान किया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बेल्जियम का फ्रैंकेट बेल चिड़ियाघर जनता के लिए खोल दिया गया है। इसमें लाइट शो में विशालकाय कीड़ों को दिखाया गया है। तो चलते चलते आपको इसकी तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।